Renegade Immortal, Chapter 536. Hello, welcome back to my channel, Books with AR. गांव के लोग इस हमले के लिए इंतहाई अच्छी तरह तैयार थे। उयांग हुआ ने एक ग्रुप की क़यादत की, 13 ने दूसरे की और दूसरे गांव वालों ने जो तीसरे मरहले पर थे, आखिरी ग्रुप की क़यादत की। आधे महीने बाद सिर्फ 13 का ग्रुप वापस नहीं आया। अगरचे कुछ जानी नुकसानात हुए थे, उनके इनामात बहुत अच्छे थे। ताहम क्योंकि 13 का ग्रुप वापस नहीं आया था, सबके दिलों पर एक काला बादल छाया हुआ था। सिर्फ वैंगलिन का एक्सप्रेशन नॉर्मल रहा, बगैर किसी तब्दीली के। 3 दिन बाद वैली के बाहर एक ब्लैक क्लाउड नमूदार हुआ। अगर कोई गौर से देखता तो वो देखता कि ये परों वाला एक लायन था। अगरचे उसके जिस्म पर कोई जख्म नहीं थे, लेकिन वो बहुत कमज़ोर था। कभी कभी वो ब्लैक क्लाउड में बदल जाता और फिर वापस जुड़ जाता। ये कोलैप्स होने के करीब था। उसके बैक पर एक शख्स बेहरकत लेटा हुआ था और वो जख्मों से ढका हुआ था। उस शख्स के अंदर पैरासाइट की तरह हरकत करती हुई एक बहुत अजीब दिखाई देने वाली रेड लाइन भी थी। लाइन प्राइमरी सोल तेजी से वैली की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो करीब आया, कई लोग तेजी से नमूदार हुए, अपने सोल फ्लैग्स निकाले और लाइन को सोल फ्रैगमेंट्स खिलाए। इससे उसकी एनर्जी फौरन बढ़ गई। लायन को देखने के बाद तकरीबन हर किसी ने फौरन पहचान लिया कि ये 13 का लायन था और उसकी बैक पर जो शख्स था वो वाज़े तौर पर 13 था। लायन प्राइमरी सोल के वैली में दाखिल होने के बाद उसने एक चीख मारी, फिर वो ब्लैक लाइट के जर्रात में टूट गया और मुकम्मल तौर पर कोलैप्स होने वाला था। ठीक इसी लम्हे वैली में एक पुरसुकून आवाज़ गूंजी, सोल कंडेंस। इसके साथ ही ब्लैक लाइट के जर्रात तेजी से चमकी और तेजी से वापस जुड़ गए। पलक झपकने में ये वापस नॉर्मल हो गया। तमाम गांव वालों ने एहतराम के तासुरात दिखाए और रास्ता दिया। वैंगलिन अपने हाथ पीछे बांधे हुए वहां से गुजरा। जब लायन प्राइमरी सोल ने वैंगलिन को देखा तो वो रोने लगा, जैसे उसके साथ बहुत जुल्म हुआ हो। वैंगलिन ने उंगली बढ़ाई, जिससे लायन ने खुशी की चीख मारी और वैंगलिन की उंगली की तरफ लपका। आखिरकार वो उसकी उंगली पर गायब हो गया और उसकी उंगली की नोक पर लायन के शक्ल का निशान नमूदार हो गया। आसपास के लोग वैंगलिन के सोल फ्रैगमेंट्स पर कंट्रोल के आदी थे, इसलिए कोई भी हैरान नहीं हुआ और उन्होंने एहतराम से अपने सर झुका लिए। वैंगलिन कदम ब कदम चलता हुआ 13 के पास पहुंचा। अपना सर झुकाकर देखने के बाद उसका एक्सप्रेशन तारीक हो गया। उसने उसके जिस्म के अंदर ड्रैगन की तरह हरकत करती हुई एक रेड लाइन देखी। 13 का चेहरा जर्द था और उसकी सांस बिल्कुल नहीं चल रही थी। वैंगलिन ने घुटने टेक लिए और नरमी से अपनी दाईं उंगली 13 के सीने पर दबाई। जिस्म से अचानक एक तेज चीख निकली और उसी वक्त जहां वैंगलिन ने दबाया, वहां से एक रेड लाइन निकली और सीधा उसकी तरफ शूट हुई। वैंगलिन की आंखें सर्द हो गईं और उसके जिस्म के गिर्द एक ना दिखाई देने वाली फोर्स नमूदार हुई। एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे रेड लाइन किसी स्टील की प्लेट से टकरा गई और उसे जबरदस्ती पीछे ढकेल दिया गया। इस लम्हे वैंगलिन ने अपना हाथ हिलाया और रेड लाइन को पकड़ लिया। एक झटके के साथ एक जोरदार चीख निकली और रेड लाइन 13 के जिस्म से बाहर खींच ली गई। ये रेड लाइन 10 फीट से ज्यादा लंबी थी और सांप की तरह हरकत कर रही थी। दूसरा सिला वैंगलिन की तरफ बढ़ा, लेकिन एक बार फिर रोक दिया गया। वैंगलिन की आंखों में सर्द मेहरी बढ़ गई और उसके जिस्म के अंदर सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह उमंड आई। उसने सख्ती से दबाया और पॉपिंग साउंड्स के सिलसिले के बाद रेड लाइन 3 सांसों के वक्त में टूटकर राख बन गई। रेड लाइन के गायब होने के बाद 13 का चेहरा आहिस्ता आहिस्ता सुर्ख होने लगा। अगरचे 13 अभी भी इंतहाई कमजोर था, लेकिन उसकी हालत अब जानलेवा नहीं थी। ताहम वैंगलिन का एक्सप्रेशन और भी ज्यादा तारीक हो गया। वो फौरन देख सकता था कि 13 को बर्बाद कर दिया गया था। सोल रिफाइनिंग स्पेल की कल्टीवेशन से 13 ने जो डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी के 3 स्टार्स जमा किए थे, वो सब खत्म हो चुके थे। अगर सिर्फ यही बात होती तो ठीक था, लेकिन उसके जिस्म की तमाम मेरिडियंस तोड़ दी गई थीं और उसके तमाम सोल फ्लैग्स चोरी हो गए थे। दुश्मन ने इतनी बेरहमी का मुजाहिरा किया, लेकिन 13 को कत्ल नहीं किया। उसके बजाय उसने लाइन को 13 को वापस लाने दिया, जिसका मतलब था कि उस शख्स के वाज़े तौर पर दूसरे मकसद थे। वैंगलिन की आंखें रोशन हुईं और उसने अपनी उंगली 13 की पेशानी की तरफ की। उसके जिस्म के अंदर डिमोनिक क्रिस्टल एक्टिव हुआ और डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी की एक लकीर 13 की पेशानी में दाखिल हो गई। 13 का जिस्म लर्जा, फिर उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं और वैंगलिन को देखा।
वो सलाम करने के लिए उठना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वो हिल नहीं सकता और समुद्री लहरों की तरह दर्द उसके जिस्म पर छा गया। 13 ने अपना मुंह खोलने की कोशिश की। अपनी मौजूदा हालत में उसने गलती से वो पुकारा जो वो हमेशा दिल में वैंगलिन को मानता था, मास्टर। वैंगलिन की आंखें रोशन हुई, लेकिन वो बोला नहीं। वापसी के रास्ते पर हमें एक बड़ा ट्राइब मिला। हमने उनके गिर्द से गुजरकर जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फिर भी हम पर हमला किया। वहां एक वाइट रोब्ड मैन था जिसने मेरा सोल फ्लैग ले लिया और उस डीमन को मेरे अंदर डाल दिया। उसने मुझे एक पैगाम दिया कि अगर तुम सोल फ्लैग्स वापस चाहते हो तो तुम्हें बस उसे ढूंढना होगा। वैंगलिन ने सर हिलाया, फिर उसने अपनी उंगली उठाई और उस लम्हे 13 का जिस्म लर्जा और वो फिर से बेहोश हो गया। इसे आराम के लिए ले जाओ। वैंगलिन के इन अल्फाज कहने के बाद उसने एक कदम उठाया और गायब हो गया। आसपास के ट्राइब मेंबर्स ने तेजी से 13 को वहां से हटाया और वहां उसकी देखभाल के लिए कोई और मौजूद था। वैंगलिन के वैली छोड़ने के बाद वो बिजली की तरह फासले की तरफ बढ़ा। उसका एक्सप्रेशन उदास था और उसकी आंखें सर्द थीं। 13 असल में दूसरे ट्राइब पर हमला करने गया था। अगर वो नाकाम हो जाता और मर जाता तो वैंगलिन को जरा भी परवाह न होती। जिंदगी और मौत जिंदगी का हिस्सा है, और कोई ऐसा शख्स जो लाइफ एंड डेथ डोमेन की कल्टीवेशन करता हो, वैंगलिन रिस्पोर्ट बहुत वाजे था। ताहम यहाँ मामला ये नहीं था। 13 वापसी के रास्ते पर था जब वो एक और ट्राइब के पास से गुजरा और उस पर हमला किया गया। दुश्मन ने 13 को कत्ल भी नहीं किया, बल्कि उसके जिस्म में एक डीमन डाल दिया। अगर बात सिर्फ यहीं तक होती तो सबक के तौर पर ठीक था, लेकिन उन्होंने उसकी मेरिडियंस भी तोड़ दी और यहाँ तक कहा कि अगर वो सोल फ्लैग्स वापस चाहता है तो उसे उन्हें ढूंढने जाना होगा। नतीजतन मतलब बदल गया था। ये तंज था, या इसे चैलेंज लेटर कहा जा सकता था। 13 किसी का जिंदा चैलेंज लेटर बन गया था। चूंकि इस शख्स ने चैलेंज लेटर भेजा था, वैंगलिन देखना चाहता था कि उस ट्राइब में किस किस्म का शख्स रहता है जिसने उसे चैलेंज करने की जुर्रत की। वैंगलिन बहुत जहीनतमंद था। अगर इस शख्स की कल्टीवेशन लेवल उससे बहुत ज्यादा होती तो वो बस गांव वापस चला जाता, 13 को ठीक करने का तरीका ढूंढता और फिर बस इस ट्राइब से बचता। हालांकि इसका इम्कान था, लेकिन ये बहुत कम था। 13 पर इस्तेमाल किए गए स्पेल से वैंगलिन ने जो देखा वो शख्स सिर्फ सोल फॉर्मेशन स्टेज के आसपास था। ये सोचते हुए उसने एक सर्द स्नॉट की और आसमान पर मीटियोर की तरह और भी तेजी से हरकत की। हेमनली वाटर ट्राइब डीमन स्पिरिट लैंड के शुमाल मगरबी तरफ एक बड़े मैदान में रहता है। इलाके के गिर्द हमवार जमीन है और असल में ये रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन यहाँ एक एंशिएंट फॉर्मेशन मौजूद है। ये फॉर्मेशन बहुत ताकतवर है। जब ये एक्टिवेट होता है तो 5 किलोमीटर के अंदर सब कुछ महफूज रहता है। यहाँ तक कि नाइट ऑफ डिमोनिक स्पिरिट्स के दौरान भी ये अंदर से मुकम्मल तौर पर महफूज है। डीमन स्पिरिट लैंड में किसी ट्राइब के जिंदा रहने की कलीद ये है कि वो अपनी हिफाजत के लिए कोई फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं या नहीं। डीमन स्पिरिट लैंड में ऐसे बहुत से फॉर्मेशन हैं, लेकिन ऐसे बहुत कम हैं जो 5 किलोमीटर तक कवर कर सकें। फॉर्मेशन जितने बड़े इलाके को कवर कर सकता है, फॉर्मेशन उतना ही मजबूत होता है। इसका मतलब ये भी है कि यहाँ रहने वाले ट्राइब के पास फैलने के लिए ज्यादा जगह है। मिसाल के तौर पर वैली सिर्फ इतनी ही बड़ी है, इसलिए जब आबादी एक खास हद तक पहुंच जाएगी तो वो नए लोगों को नहीं ला सकेंगे। मैदान पर ये फॉर्मेशन 5 किलोमीटर चौड़ा है, इसलिए अंदर ज्यादा लोग रह सकते हैं। 2 बूढ़े आदमी हेवेनली वाटर ट्राइब में एक बहुत सादे घर में बैठे थे। उनमें से एक ने ग्रे पहना था और दूसरे ने व्हाइट। उनके दरमियान एक पर्पल टी सेट था। व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन ने एक प्याला उठाया और एक घूंट लिया। फॉरेनर्स जो चीजें लाए हैं उनमें से सिर्फ ये चाय मेरे जायके के मुताबिक है। ग्रे रोब्ड एल्डर ने प्याला उठाया और उसने भी एक घूंट लिया। तुम वापस कब जा रहे हो? व्हाइट रोब्ड ओल्ड मैन ने कुछ देर सोचा और कहा, कल। मैं एंशिएंट डीमन सिटी को ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं पहले ही घर के दौरे के लिए 1 महीना रुक चुका हूँ। अगर मैं मजीद रुका तो जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग को वजाहत करना मुश्किल हो जाएगा। ग्रे रोब्ड एल्डर ने सर हिलाया और कहा, तुमने किसी के डिसाइपल को जख्मी किया और उनका अजीब छोटा झंडा ले लिया। अगर वो दरवाजा खटखटाने आए तो मुझे क्या करना चाहिए? व्हाइट रोब्ड मैन की आंखें रोशन हुई और उसने कहा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? बस उस शख्स को मारने के लिए फॉर्मेशन का इस्तेमाल करना। ग्रे रोब्ड एल्डर ने तेवरी चढ़ाई और फिर संजीदा लहजे में कहा, वो लोग मामूली नहीं थे। तकरीबन सबके पास डिमोनिक स्पिरिचुअल एनर्जी का एक स्टार था और सबने डिमोनिक स्पेल सीख लिए थे। खास तौर पर क़यादत करने वाला शख्स, उन छोटे झंडों के साथ वो अटैक करने के लिए डीमन स्पिरिट्स को कंट्रोल करने के काबिल था। पहले वो हमारे गिर्द से गुजर रहे थे, लेकिन तुम उसके छोटे झंडे में दिलचस्पी लेने लगे। तुमने ना सिर्फ खजाने लेने के लिए उन्हें कत्ल किया,
बल्कि तुमने लीडर को चैलेंज लेटर के तौर पर जाने दिया ताकि उसके पीछे वाले शख्स को बाहर निकाल सको। तुमने जो किया वो कुछ ज्यादा ही था। व्हाइट रोब्ड मैन हंसा और कहा, मैं एंशिएंट डीमन सिटी के जनरल ऑफ द लेफ्ट विंग के तहत गार्ड ऑफ ऑनर हूँ। चंद वहशियों को मारना हद से ज्यादा कैसे समझा जा सकता है? इसके अलावा मैंने अंदाजा लगाया कि उनके पीछे वाला शख्स ताकतवर नहीं है। वो शख्स अभी तक यहाँ किसी ट्राइब में क्यों होगा? अगर वो ताकतवर होता तो वो बेहतर ओहदा हासिल करने के लिए पहले ही एंशिएंट डीमन सिटी जा चुका होता। मैंने उसे यहाँ लालच दिया क्योंकि मैं उससे इस छोटे झंडे को इस्तेमाल करने का तरीका हासिल करना चाहता हूँ। अगर वो आता है तो अच्छा है, नहीं तो मैं उस नौजवान पर छोड़े गए निशान का पीछा करूंगा और उसे चुरा लूंगा। ग्रे रोब्ड एल्डर ने पूछा, क्या नौजवान के जहन से मिलने वाला मंत्र जाली है? व्हाइट रोब्ड मैन की आंखें रोशन हुई और उसने गहरे लहजे में कहा, ये जाली नहीं है, लेकिन ये मुकम्मल नहीं है, इसमें और भी होना चाहिए।